हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब जो दुनिया भर के क्लास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको हम वर्गीकरण करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे अलग अलग फॉर्म्स में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं, ये हमने देखा था। अब इसी सीरीज में अब हम दूसरा वीडियो आ रहा है, इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही वर्गीकरण, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कलर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं फेयर है या फिर डार्क है इंसान, या फिर दिशाओं के बेसिस पे जब हम डायरेक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। उसी तरीके से जब किसी एक बेसिस पे हम देखते हैं, अलग अलग बेसिस पे जब हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस हमारी समझ में आएंगे कि इवॉल्व है, इनेक्टेड है, रिटन है, अनरिटन है। कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम इसको कवर करेंगे। जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिटन और अनरिटन, ये वाली एस्पेक्ट। उसके अलावा रिजिड फ्लेक्सिबल, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आंसर राइटिंग में भी काम आएगा और पी वाई क्यूज़ में अगर आप चेक करेंगे तो प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपके। फिर उसके बाद में फेडरल और यूनिटरी, ये तीन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक दो और है जिसको हम उसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे, तो इनको डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन है इवॉल्व और इनेक्टेड। इवॉल्व का मतलब जैसे वही, जैसे कि अपन लोग इंसान जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, काफ़ी सदियां लग गई, समय लग गया लंबा। पहले इंसान के अंदर इस तरीके से चला करता था, फिर उसके अंदर कुछ समझ आई, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स उसने ऐड किए, फिर इस तरीके से चलने लगा, फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड किए, अलग तरीके की फंक्शनिंग ऐड की अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, माइंड में। फिर धीरे धीरे फाइनली इस स्टेज तक पहुंचा, होमोसेपियंस वाली स्टेज पे। तो ये क्या हुआ कि इवॉल्व हुआ, ग्रो हुआ इंसान। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा हो सकता है कि वो इवॉल्व हो, ग्रो हो। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें बेसिकली ये हुआ कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। मतलब एक बार में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसे कि इंडिया में बनाई गई थी, ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसने कुछ डिस्कशंस किया, डिबेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया। नो, ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का, उसमें ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कई सदियों तक से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता चला आ रहा है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने कुछ लॉज बना रखे हैं, वहाँ की जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। भले ही वो लॉ के फॉर्म में नहीं है लेकिन उनको, उनके पीछे लॉ के जैसा एक फोर्स है, मतलब उनको लीगल एक्सेप्टेंस है, तो उसको फॉलो करते हैं वो लोग। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जो डिसीजंस हैं वो उसको फॉलो करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे मैं आपको बता दूं इज नॉट रिटन, लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो आगे हम देखेंगे रिटन और अनरिटन के क्लासिफिकेशन में। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा था, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व है। मतलब कि एक लंबे समय में, 2 3 400 साल में, उससे ज़्यादा समय में वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है उनकी अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि बताया मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, पार्लियामेंट के डिसीजंस। सो दैट इज इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इसके दो काउंटर में आता है, वो आता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड मतलब होता है पारित करके बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, एक ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट, इलेक्ट, नॉमिनेट, जैसा भी सिस्टम हो जिस देश का, वो किया जाएगा। इंडिया में डायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने मिल करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरदार पटेल जी बैठे हुए हैं, ये नेहरू जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे तमाम लीडर्स, मतलब बहुत सारे लीडर्स थे उसमें। उन सब ने मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर वो बैठे, डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ। उसके बेसिस पर प्लस उन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अपनी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कोई ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कोई फंडामेंटल राइट्स पे कमेटी थी, सब लोगों ने ओवरऑल मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो बेसिकली क्या आइडिया निकल करके आ रहा है यहाँ से कि लोगों ने मिल करके उसको डिसाइड किया एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं कि 2 4 500 साल लग गए, नो। जैसा ब्रिटेन में एक लंबे समय से चलता आ रहा है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया में एक लिमिटेड टाइम, जो कि मैंने बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख करके कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया जनता को, दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कोडिफाई कर दिया एक बुक की फॉर्म में। और इनेक्टेड वर्ड जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट इनेक्टेड है, और ये वर्ड भी यूज हुआ है प्रियम्बल में। जैसे कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेड कलर से जो मार्क्ड है यहाँ पर, ये इनेक्ट वर्ड भी यूज हुआ है। सो ओके, दिस इज इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है इनेक्टेड में। फिर अब जो दूसरी तरीके की क्लासिफिकेशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे लिखा होगा या फिर कहेंगे नहीं लिखा होगा। वही चीज़ है, रिटर्न होगा या फिर अनरिटर्न होगा। अब इसमें थोड़ा सा इंटरनल इसके जाते हैं, अंदर जाते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। देखो, जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, नो डाउट जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से देखिए, ये पेजेस की फॉर्म में लिखा गया, ये व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर इसको क्लब करके इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी सूचियाँ, मतलब कि शेड्यूल्स थे, उन सभी को क्लब करके इस एक बुक की फॉर्म में बना दिया गया। इसको अब हम कह देते हैं दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपसे पूछूं तो आप फोटो दिखा सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे राहुल गांधी लिए लिए घूमते हैं, वो वाली कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उस तरीके से रिटन फॉर्म में है।
ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसको आप कह सके ब्रिटेन का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सो पार्लियामेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन नहीं होती है, अनरिटन में सॉवरेन नहीं होती, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ यही है इसमें। देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेड, वो गवर्नमेंट को लिमिट करता है। इंडिया में जो पार्लियामेंट है, अदर शब्दों में अगर बताऊं, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सांसद हैं, उनके पास ये शक्ति है, पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, जो कानून है वो उसको बना सकते हैं। लेकिन वो संप्रभु या फिर सॉवरेन नहीं है। मतलब कि फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट नहीं है तो कौन है? पार्लियामेंट नहीं है तो कौन है? संप्रभु कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। फाइनल जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, जो पार्लियामेंट का लॉ है वो गलत साबित हो जाएगा, और ये बताएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो एक चीज़ ये हुई कि पार्लियामेंट इंडिया में सॉवरेन नहीं है। फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? फाइनल फैसला किस बेसिस पे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। और इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड है। दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, संप्रभु नहीं है। दूसरी तरफ इसके अपोजिट में आप देखिए, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वहाँ के जो सांसद हैं, वो लोग जो कानून बना देंगे दैट विल बी सुप्रीम, उसको कहीं चैलेंज नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। मतलब कोई एक बुक ऐसी है ही नहीं जिसका हवाला देकर के कहा जाए कि ये तो गलत है। ब्रिटेन में जो भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहेगी, दैट वर्ड शैल बी फाइनल। तो संप्रभु फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटेन में कौन हुआ? उनकी पार्लियामेंट। इंडिया में कौन है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथोराइज कौन करता है इंडिया में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इनडायरेक्टली हम भारत के सभी लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सॉवरेन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉवरेनिटी इन ब्रिटेन एंड इंडिया। एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रिटेन के एक उनके ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, डी लॉलमे करके एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो संप्रभु है, सॉवरेन है, और ऐसे सॉवरेन है कि वो जो चाहे कानून बना सकती है, जो चाहे कानून हटा सकती है। दे कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग ए मैन इनटू अ वुमन एंड वुमन इनटू अ मैन। मतलब महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती ब्रिटेन की पार्लियामेंट, बट वो बाकी सब कर सकते हैं। बेसिकली ये दिखाना चाह रहे थे इन शब्दों से कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सॉवरेन, संप्रभु है। अच्छा, मैं संप्रभु संप्रभु बोल रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संप्रभु का मतलब देखो, बेसिकली सॉवरेन का मतलब ये होता है, सॉवरेन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है संप्रभु। अब हिंदी में समझोगे बेहतर समझ में आएगा। तो संप्रभु शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सम और प्रभु। सम का मतलब होता है कंप्लीट, एब्सोल्यूट, और प्रभु का मतलब मास्टर, लॉर्ड, मालिक होना। तो कंप्लीट मालिक होना, कंप्लीट मास्टर होना, ये होता है सॉवरेन का मतलब। आगे मैं बताऊंगा, अभी आपको जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा उसमें समझाओगे सॉवरेनिटी का पूरा डिटेल्ड मतलब क्या है। अभी इतना समझ लीजिए आप। सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? दैट इज सॉवरेन। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि जो अनरिटन पार्लियामेंट, अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का, उसमें क्या है कि वो कुछ कन्वेंशंस के बेसिस पे है। अनरिटन मतलब क्या? फाइनली मैंने बताया कि आपको नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर कैसे चल रहा है उनका देश? हवा में चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? नहीं, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुछ कन्वेंशंस होते हैं, मतलब कि कुछ मान्यताएं हैं उनकी प्रचलित, और उनको वो एक्सेप्टेंस मान रखी है उनकी पार्लियामेंट ने, उनके किंग ने। वहाँ पर किंग क्वीन का सिस्टम होता है। उनके कोर्ट ने, उनकी जनता ने उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे दी है, मान लिया है, कस्टम की तरह मान लिया है, कन्वेंशन की तरह मान लिया है। तो इस तरीके से कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ पार्लियामेंट के लॉज होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। इन सभी चीज़ों को क्यूमुलेटिवली जब आप मिला देंगे, उस सब को जब मिला देंगे, दैट शैल बी कॉल्ड एज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि कैसे वहाँ पर क्या कन्वेंशन है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जब लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उस लॉ को लोकसभा, राज्यसभा, या फिर राज्यसभा से इनिशिएट होगा तो राज्यसभा, फिर लोकसभा में जाएगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस बिल को जब साइन कर देगा, एसेंट दे देगा, देन दैट बिल शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड एंड लीगल। तब वो सही होगा कानून। ये बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूरा प्रोसीजर एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा जाएगा। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का है, उसमें ये कन्वेंशन मात्र है। मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वहाँ के जो लॉज हैं उनमें लिखा नहीं है, बट फिर भी वहाँ की ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको लॉ बनाने के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन्स का जो वहाँ का पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स हैं, वो उसको भेजते हैं राजा के पास, या फिर रानी होती तो रानी के पास, फिर वो उसको साइन कर देते हैं। बट ये बात लिखी नहीं है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन। एंड एग्जाम्पल,
ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। अच्छा, सिर्फ ब्रिटेन का ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि अनरिटन है, दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया और इसराइल हो गया, ब्रिटेन तो मैंने आपको बताया ही, तो इनके कॉन्स्टिट्यूशंस अनरिटन है, मतलब कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पूरा डिस्कशन किया। एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, रिजिड में मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूएसए का, फ्लेक्सिबल में मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूके यानी कि ब्रिटेन का, और इंडिया का इन दोनों के बीच में आता है, वो भी समझाऊंगा। देखो, रिजिड में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये आयरन रॉड्स हैं, ठीक है। अब इन आयरन रॉड्स को मोल्ड करना, चेंज करना क्या आसान होता है? क्या आप हाथ से पकड़ के इनको मोल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जो ब्रिटेन का, सॉरी, यूएस का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वहाँ पे आयरन रॉड्स पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में? नो। रिजिड इस सेंस में है कि जो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजंस उसके अंदर लिखे हुए हैं, अगर उनको चेंज करना है, वहाँ की केंद्र यानी कि फेडरल सरकार को, जो जिसका अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, या फिर वहाँ के जो स्टेट्स हैं, अगर उनको चेंज करना है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजंस को चेंज करना है, तो उसमें वहाँ के स्टेट्स का भी से होगा और वहाँ के सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी, यानी कि जिसका अध्यक्ष कौन है, ट्रंप, उसका भी से होगा। और क्रिस्टल क्लियर करूँगा इसको तो, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखिए आप, मान लीजिए ये मिस्टर ट्रंप हैं, ठीक है, वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के अध्यक्ष हैं, उसके नीचे उनके बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क उनका एक स्टेट है, वॉशिंगटन स्टेट है उनका, नेवाडा करके एक स्टेट है, इस तरीके से उनके अभी 50 राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस का, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मान लीजिए इंडिया हटा दीजिए यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए समझने के लिए मान लेते हैं यूएसए है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पर जो सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी से ज़रूरी है और स्टेट्स की भी सहमति ज़रूरी है। इस यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादातर बातें लिखी हुई हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रावधान हैं, उनको अगर, आर्टिकल्स हैं जो चेंज करना है अगर उनको, तो स्टेट्स का भी से इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ट्रंप यानी कि फेडरल गवर्नमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर प्रोविजंस को इस फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो रिजिड है, क्योंकि इन सभी के स्टेट्स, 50 स्टेट्स के बीच में सहमति बना पाना मुश्किल काम है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी। इसको और जब आगे प्रोविजंस आएंगे उसमें और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिलहाल इतना तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा जो होता है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का एग्जांपल मैंने बताया आपको कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? अभी मैंने बताया आपको कि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, और ब्रिटेन जो है वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ? यूनिटरी का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनल सुप्रीम है एज अबव दी स्टेट्स। मतलब ब्रिटेन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करने के लिए स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेट है इनका, इधर है, इधर फिर आयरलैंड करके नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चलाने के लिए बनाए गए, बाकी जो सुप्रीम पावर्स हैं वो वहाँ पर ये यूनियन गवर्नमेंट जो है उनकी, उसके पास है, ठीक है। तो वहाँ की यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि लेजिस्लेशन की पावर्स किसके पास होगी? वहाँ की पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट के लिए उसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है नहीं, तो जो पार्लियामेंट कह देगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, जो पार्लियामेंट कह देगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो पार्लियामेंट जब जो चाहेगी बोल देगी कि ऐसा नहीं तो वैसा। तो पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को हवा में ही अपने हिसाब से हवा नहीं, मतलब कि वहाँ के प्रोसेस के हिसाब से उसको अमेंड कर देगी। तो इसलिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा कि फ्लेक्सिबल क्या है और क्यों है। मतलब कि बेसिक उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो ईजिली वो अमेंड हो सकता है, कि सिर्फ वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अमेंड करना है, स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर है नहीं ज़्यादा कि वो उनका इन्फ्लुएंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएं कि हाँ ये नहीं चेंज होने, जैसे कि यूएस में होता है ना। यहाँ पर यूएसए में स्टेट्स का से होता है, इक्वल से होता है, और यहाँ पर इक्वल से नहीं है स्टेट्स का, तो ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो चेंज कर देगी। दैट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके अलावा होता है एक प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेस्क्रिप्टिव और प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सिर्फ शब्द का खेल है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। मतलब कि अगर प्रोसीजर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो प्रोविजंस लिखे होते हैं, बिल कैसे पास होगा, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। इस तरीके से जब प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, तो वो कहा जाएगा कि ये प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट होती है, ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रेस्क्रिप्टिव होता है। प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है
उसमें ये सारे प्रोसीजर्स तो सेम, मतलब कि वो तो लिखे ही होंगे, प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी होगी, उसके अलावा अबव दैट कुछ आइडियल्स भी होंगे प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में। आइडियल्स मतलब किन मूल्यों पर, किन उद्देश्यों पर जो सरकार है, जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है देश का, वो चलेगा। अब देखो जिस तरीके से अब कोई व्यक्ति बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शंस देता है, ये दवा खा लो, ये दवा खा लो, या फिर कोई इंजेक्शन ठोक देगा, कहेगा ठीक है अब आप ठीक हो जाओगे। तो दैट इज़ बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देता है कि मान लीजिए जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी पे चलेगा देश, पॉलिसी बनेगी तो इक्वालिटी वाली गोली खा लेना, ठीक है, फ्रेटर्निटी वाली गोली खा लेना, इससे देश बेहतरीन रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, विद्रोह नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। प्रोसीजरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है फेडरल एंड यूनिटरी। अब देखो फेडरल, यूनिटरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ये कनेक्टेड चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। फेडरल में पहले मैं फेडरल बताऊंगा आपको। फेडरल बेसिकली ये होता है कि जो इसमें अगेन एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, वही सेम यूएसए का फेडरल में। और यूनिटरी एग्जाम्पल किसका होगा, यूके का। साउथ अफ्रीका भी हम यहाँ पर यूके का लेंगे, और भी देश हैं जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। अब आइए फेडरल पे। जब यूएसए ब्रिटेन की कॉलोनी था, वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, फिर जब ब्रिटेन वहाँ से गया, डीकोलोनाइजेशन हुआ अमेरिका का, फिर वहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स थे, ये जो स्टेट्स दिखाई दे रहा है ना, ये यूएसए का मैप है, उसके स्टेट्स हैं। ये अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग रूप में आज़ादी दे करके गया था। ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पूरा है, लेकिन जब ब्रिटेन आज़ादी दे करके गया था, ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये अलग था, ये अलग था। ये यूएसए नहीं थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एकत्रित नहीं थे आपस में। बट उसके बाद में क्या होता है, इन लोग को लगता है कि भाई छोटा छोटा देश रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, बड़े देश बनाते हैं, पावर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो है टेरिटरी बढ़ जाएगी, पावरफुल रहेंगे, रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एनीवेज फाइनली ये लोग एक जगह पर बैठते हैं, उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया कांग्रेस। फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुई, जहाँ पर ये सभी इन तभी, उस टाइम पे 13 कॉलोनीज आज़ाद हुई थी अमेरिका की। ये अभी 50 है, लेकिन उस टाइम पे 13 हुआ करते थे, इस तरीके से 13 होते थे। वो सब मिल करके यहाँ बैठते हैं, ब्रिटेन वाला, सॉरी वाशिंगटन वाला, नेवाडा वाला, ये सब बैठे थे यहाँ पर। इन लोगों ने फिर मिल, अब ये जब मिले थे यहाँ पर इस कांग्रेस में, ये बात ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंसान की तरह मिले थे। मतलब कि ये अपने कॉलोनी नंबर 1 अगर थी तो उसका सॉवरेन था, सुप्रीम अथॉरिटी था, ये एक तरीके से अलग देश ही था, ठीक है। ये अलग देश था, ये अलग देश था। अब ये सब छोटे छोटे देश मिल करके एक बड़ा देश बना देंगे। मतलब कि ये छोटे छोटे देश मिल करके एक महासंघ बना देंगे, हिंदी में बोले तो। उससे क्या होगा, एक साथ आएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। तो जो कमिंग टुगेदर है इन सभी स्टेट्स का, ये सब साथ आया, फिर मिल करके अलग अलग कॉलोनीज की जगह पर इन्होंने एक पूरा देश बना दिया। मतलब कि स्टेट्स जो थे उनको यूनाइट कर दिया, उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यही है फेडरेशन होना। फेडरेशन मतलब कमिंग टुगेदर, यही फेडरेशन है। दूसरी तरफ क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं इनके फीचर्स भी आपको बताऊंगा कि फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं। दूसरी तरफ होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ब्रिटेन का है। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि उसमें इस तरीके से कोई, जो यहाँ पर ये आपको स्टेट्स के जो अध्यक्ष थे वो मिलते हैं, बैठते हैं, फिर अलग अलग देश मिल करके एक बहुत बड़ा देश बना देते हैं, उसको यूएसए यानी कि फेडरेशन बोलते हैं। ऐसा ब्रिटेन में नहीं हुआ, ठीक है। वो एक देश की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास मैक्सिमम पावर्स हैं, उसके पास फाइनल पावर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसमें पावर्स का डेलीगेशन होता है, और जो फेडरेशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, दोनों अलग वर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीगेशन। देखो ब्रिटेन में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है। यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ब्रिटेन की, अब ये नीचे आ जाइए एग्जाम्पल इसका। ये ब्रिटेन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे जो स्टेट्स होंगे, ब्रिटेन के जो स्टेट्स हैं 3-4 जो भी हैं, उन स्टेट्स के पास पावर्स कम होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल पावर होगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपनी पावर्स में से इन लोग को पावर्स दे देगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो सारी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। जो स्टेट्स को पावर मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, दैट विल बी फ्रॉम सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स में से कुछ दे देगी। क्यों देगी, वो इसलिए दे देगी कि कुछ, अब देखिए ब्रिटेन बहुत बड़ा देश है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी है उनके पास भी, तब उसको मैनेज तो करना ही है। तो अगर सिर्फ हर जगह सेंटर सेंटर चिल्लाएगा तो लोकल अथॉरिटीज़ नहीं बनाई जाएंगी। जैसे कि अपने देश में पंचायती राज होता है, या फिर ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, स्टेट की सरकार होती हैं। अगर मान लीजिए ब्रिटेन में ऐसा ही कुछ स्टेट की सरकार हो ही ना,
कोई पंचायती राज ना हो, तो उसको मैनेज करना देश को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लोगों के फिर एस्पिरेशंस को फुलफिल करना वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, विद्रोह हो सकता है, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा राइज हो सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है, डेलीगेट कर देती है अपनी पावर्स को, मतलब कि अपनी पावर्स को दे देती है। ये हुआ डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब। ठीक है। अच्छा, इसका मैं दूसरा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, शायद और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑफिस में आप काम करते हैं। क्या ऑफिस में आप सारे काम करते हैं? नहीं करते। अथॉरिटी, लेकिन मान लीजिए आप ऑफिस के बॉस हैं, तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? आपके पास है, आपके नाम पर ही हर रसीद कटेगी। लेकिन आप क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम किसी और का है, बाहर से चाय लाना तो कोई और लेकर के आएगा, मैं तुम्हें अपॉइंट कर देता हूँ, तुम ये वाला काम कर देना, तुम झाड़ू पोछा कल से लगाओगे। इस तरीके से आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट देते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। ये होता है डेलीगेट कर देना पावर्स को, अपने पास से पावर्स दे देना। आप जब चाहें वापस ले सकते हैं, पावर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन में जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट से पावर छीन भी सकती है वापस, उसको कोई रोकने वाला नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं होता यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पावर सेंटर की रहेंगी, ये स्टेट की रहेंगी। जैसे कि इंडिया में क्या है कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ब्रिटेन में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, वो केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी क्या करना है किसको। दैट इज़ यूनिटरी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अब आता हूँ फेडरल पे। फेडरल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि जो स्टेट्स हैं इनके क्या अधिकार होंगे, किन मुद्दों पर स्टेट्स कानून बना सकते हैं, किन मुद्दों पर नहीं बना सकते हैं। और ये कहाँ तय हुआ था, ये सब जो इनकी मीटिंग हुई थी फिलाडेल्फिया में, यहाँ पर इन लोगों ने तय किया था कि हम ये वाली, स्टेट्स ने कहा जो इंडिपेंडेंट देश थे, हम संघ बना रहे हैं, पूरा महासंघ यूएसए बना रहे हैं, इसमें हमारी ये पावर्स होंगी, सेंटर की ये पावर्स होंगी। तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जो स्टेट्स होते हैं यूएसए में, उनका कानून जो है वो अपनी फील्ड में सुप्रीम है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यूएसए में, उसका कानून अगर टकराव में आता है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका अध्यक्ष अभी कौन है, ट्रंप है, उसका कानून प्रिवेल करेगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब आते हैं फेडरल का दूसरा फीचर क्या है, रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया था आपको। ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इजी नहीं होता, क्योंकि इन सभी लोगों की सहमति ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो यूएसए के स्टेट्स ये सब मिले थे, अब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं, जो लिखी हैं बातें, उनको अगर चेंज करना है तो हम सबकी भी राय ली जाएगी, हमारी भी सहमति ज़रूरी होगी। इसलिए सभी के बीच में सहमति बना पाना, वहाँ पर मेजोरिटी को अचीव कर पाना 50 स्टेट्स के बीच में एक ईज़ी काम नहीं। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, अगर आज ही है, अलग अलग पार्टीज़ की सरकार है, अगर बोल दिया जाए कि कोई फॉर एग्जांपल कोई बिल पास करना है, सभी स्टेट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी क्या होता है, पार्लियामेंट अपनी जो ज़्यादातर कानून होती है अमेंड कर देती है, चेंज कर देती है। कल को बोला जाए कि कानून ऐसा बनाना है, होता भी है, आगे वो भी समझाऊंगा कि सभी स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए होगी, तो केंद्र सरकार को दिक्कत हो जाएगी, हो ही जाती है। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों में सहमति बना पाना मुश्किल काम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आप उसके अगला जो फीचर है यूएसए का, दैट इज़ डुअल गवर्नमेंट। ये फेडरल फीचर होता है, डुअल गवर्नमेंट। यूएसए में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूएसए का एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ कि फेडरल क्या होता है। तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दो मतलब कि दो शासन, मतलब कि एक सेंटर पे गवर्नमेंट होगी, ये ट्रंप वाली, और दूसरी जो होगी वो स्टेट्स में सरकारें होंगी। तो ये इसका बेसिक मतलब हुआ। इनकी अलग पावर्स होंगी, सेंटर की, स्टेट्स की अलग होंगी, लीगल लॉ बनाने की, टैक्सेशन की, रेसिडुअरी। अच्छा हाँ, रेसिडुअरी पावर्स जो होती हैं वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें किसके पास होती हैं, वो होती हैं जो सेंटर जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है उनके पास रेसिडुअरी पावर्स होती हैं। रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ। रेसिडुअरी पावर देखिए, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इस सब लिस्ट में लिख दिया गया कि कौन सी मुद्दे पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, केंद्र की या राज्य की, स्टेट की या सेंटर की। बट इसके अलावा हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे रह जाएं या फिर नए समय के हिसाब से नए मुद्दे आ जाएं जिस पे कानून बनाने की व्यवस्था इसमें ना हो, तीनों लिस्ट में ना हो। तब फिर वो कौन तय करेगा, वो फेडरल स्टेट, जो फेडरल कंट्री होगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें स्टेट्स करेंगे, और जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सेंटर इज सुप्रीम। दैट इज़ अनदर थिंग। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया आपको, मतलब कि कानून जो होगा उनका, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो लिखा होगा। और जो यूनिटरी होता है उसमें जनरली ये पाया जाता है
कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन प्रिंसिपल्स पे, कानून पे, डिसीजंस पे बेस्ड होता है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस में होती है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, अब ये जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस में ये सारे लोग जो बैठ करके मिले हुए थे, इन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, तब ये सब लोग इंडिपेंडेंट थे। उस समय तो इंडिपेंडेंट थे। तो जब ये डिस्कशन करेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, तो ये जब सब बराबरी की बात करेंगे ना, क्योंकि सब तो आज़ाद थे उस टाइम पे, अलग अलग देश थे। अब मिलने जा रहे हैं, लेकिन सब यही कहेंगे ना कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर के प्रति जो ज़्यादा वफादार हो, या किसी स्टेट, नेवाडा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क के प्रति ज़्यादा वफादार हो। तो ये लोग नहीं चाहेंगे। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रावधान किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करेगी। दैट इज़ अनदर फीचर ऑफ द फेडरल कंट्री। और इधर साइड में क्या हो जाएगा, यूनिटरी में जुडिशरी यहाँ पर भी मतलब इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट वो उसका जो अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, उसका जो रिमूवल, अपॉइंटमेंट, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? वो होंगी केंद्र सरकार से। मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होंगी, उसमें स्टेट्स के पास नहीं होंगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फाइनली हम इंडिया का केस देख लेते हैं। हमने दुनिया भर का देख लिया कि ब्रिटेन क्या है, फ्रांस, मतलब यूके, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अच्छे फीचर्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है क्वाजी फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघवाद, और यूनिटरी होता है, वो भी हिंदी में ट्रांसलेशन उसका संघवाद होगा। मतलब यूनिटरी में सेंटर की तरफ टिल्ट होंगी पावर, सेंटर इज ग्रेटर देन स्टेट्स। और जो 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 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें सेंटर स्टेट के बराबर होता है। ठीक है, पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इंडिया क्वाजी फेडरल है, मतलब कि इंडिया सेंटर इक्वल्स टू स्टेट होना चाहिए, बट वो नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, इन दी इंडिया आधा फेडरल है, नकली फेडरलिज्म है। मतलब कि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो फेडरल विद यूनिटरी बायस, मतलब कि जो यूनियन की गवर्नमेंट है उसके प्रति बायस्ड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्रिटिक्स, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, थिंकर्स कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। देखो कैसे, ये 4-5 पॉइंट में मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस फेडरल है, बराबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल में होना चाहिए। इंडिया में भी है। तो अब आप कहोगे तो फेडरल तो है इंडिया, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे, व्हेन यू विल डाइव इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड द प्रोविजंस, तब आप पाएंगे वहाँ पर आर्टिकल 356 है, 52 है। ये सब क्या है? 356 जो है वो प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है स्टेट में। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेट है वो ना चल पाए, और गवर्नर वहाँ का ये रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट को उस स्टेट का कि साहब यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत दुर्गति है, इमरजेंसी लगाओ, तो राष्ट्रपति वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकता है। बट क्या ये चीज़ यूएसए में हो सकती है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो प्योरली फेडरल कंट्री है, रियल फेडरलिज्म है वहाँ पर। अपने यहाँ क्या है, दिखाने वाला है। हालांकि बाहर से तो आपको दिखेगा कि हाँ फेडरल फेडरल है, बट अंदर जाओगे 356 मिल जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अगर असली फेडरलिज्म होता तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल कभी लगाने की अनुमति होती ही नहीं। वो इंडिया की कंडीशंस की अडॉप्ट की वजह से किया गया, ताकि इंडिया इंटीग्रेटेड यूनाइटेड रहे, इसलिए किया गया। फिर आर्टिकल 352 आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 352। ये क्या होता है? ये इमरजेंसी का आर्टिकल है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी लगा सकती है पूरे देश में कहीं पर भी। अब इस ये इमरजेंसी के प्रोविजंस हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ ये समझाने के लिए कि इंडिया फेडरल होते हुए भी क्वासी फेडरल है। हाँ, तो 352 में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये अपना स्टेट है, इधर साइड में पंजाब, और पंजाब की इधर कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान से मान लीजिए अपना युद्ध हो गया इंडिया का। ठीक है, युद्ध में क्या होगा कि अब इस स्टेट को ज़्यादा खतरा हो जाएगा, पंजाब को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, या आजू बाजू के स्टेट, फिर गुजरात गुजरात नीचे है, उधर भी हो सकता है दिक्कत हो जाए कुछ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पंजाब में खाली, या फिर राजस्थान गुजरात में भी, या फिर कहीं भी पूरे देश में जहाँ चाहे, जितने पार्ट में चाहे, इमरजेंसी लगा सकती है। ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन घोषित कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर वॉर हो रहा है इंडिया के खिलाफ, इस वजह से। वो हम बताएंगे आपको आगे कैसे क्या लगता है। फिलहाल जो इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, अब इससे क्या हुआ कि सेंटर की जो पावर्स होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं स्टेट में। मतलब जो पार्लियामेंट होगी, ऐसा नहीं, मतलब कि जो स्टेट होगा उसकी सरकार भी चलती रहेगी। अब प्रेसिडेंट रूल में, अच्छा ये बताना भूल गया था मैं आपको, प्रेसिडेंट रूल में
अगर प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का शासन लग गया तो वहाँ की उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर खत्म, कोई मतलब नहीं रह गया फिर उसका। वहाँ की लेजिस्लेचर हो सकता है एग्जिस्ट करती रहे, मतलब एमएलएस तो एग्जिस्ट करते रहेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो हटा दिए जाते हैं। ये उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसमें जो चीफ मिनिस्टर होगा पंजाब का, जो वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो एमएलएज होंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा किसी को। नो, आप एग्जिस्ट करते रहिए पैरेलल में, बट जो फाइनल पावर आ जाती है वो सेंटर, केंद्र के पास चली जाती है। वहाँ के लिए, पंजाब के लिए अगर इमरजेंसी पंजाब में लगी, यहाँ पर कुछ कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और जो पंजाब के लिए मान लीजिए जो कोई एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना है तो वो कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इनके पास भी पावर्स होती हैं, स्टेट के पास भी। इनकी पावर्स को ख़त्म नहीं किया जाता इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट रूल में ख़त्म कर दिया जाता है स्टेट की, लेकिन इमरजेंसी में ख़त्म नहीं किया जाता। बट फाइनल ओवरराइडिंग पावर्स आ जाती हैं सेंटर के पास में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब जब ये चीज़ का प्रावधान है तो ये कैसे फेडरल हुआ? यूएस में तो ऐसा नहीं हो सकता। यूएस मॉडल फेडरल कंट्री है। यूएस में कोई ऐसा इमरजेंसी युद्ध भी हो गया हो तो किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाए, वहाँ की पावर सेंट्रल अब एक्वायर कर ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के बेसिस पे अगर हम देखें उसके कॉन्टेक्स्ट में तो क्वाजी फेडरल है, आधा फेडरल है। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो स्टेट फेडरल रहेगा, मतलब सेंटर स्टेट के रिलेशन फेडरल रहेंगे, लेकिन जब कोई नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी तो वो यूनिटरी हो जाएंगे, दैट इज़ क्वाजी फेडरल। फिर एक प्रावधान और होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिनको नहीं पता है, मतलब कि नीति निर्देश, सरकार को बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को आदेश देती है, निर्देश देती है कि आप इन डीपीएसपीस को फॉलो करवाइए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है तमिलनाडु को बोला कि डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 44 आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, या फिर 44 क्या है प्रोविजन मैं आपको आगे बताऊंगा वरना खिचड़ी हो जाएगी। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन स्टेट कहता है नो आई विल नॉट डू दिस। सीएम विजय कहते हैं, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो क्या कर लोगे? तो सरकार कहती, बताता हूँ। सरकार ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, सरकार के पास ये पावर होती है। इस अवमानना को, मतलब कि सीएम ने मना किया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको एज ए इस तरीके से समझा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो फेल हो गए हैं, वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हेंस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना जायज़ होगा। तो फिर ये तो मतलब कैसा फेडरल हुआ? यूएस में, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो यूएस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपना देश क्वाजी फेडरल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट, बट इन सभी फीचर्स की वजह से क्या है कि क्वाजी फेडरल हो जाता है। तीसरी चीज़, जैसे कि जो इंडिया में लिस्ट जो डिवाइड हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें क्या है, अलग अलग पावर्स हैं सभी स्टेट्स की, सभी मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट की भी। बट उसमें फाइनल सेइंग, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, अगर उसमें और स्टेट्स में टकराव होता है, उसमें और स्टेट के बीच में टकराव होता है, तो वो सेंट्रल लिस्ट वहाँ पर प्रिवेल कर जाती है इंडिया में। तो मतलब कि वो फिर स्टेट्स की पावर्स का क्या हुआ? उनका तो कानून आप मान ही नहीं रहे हैं मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जा रही है। तो ये क्वाजी फेडरल हो गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि जो यूएसए है वहाँ पर भी जो अगर कानून में टकराव होता है सेंटर और स्टेट में, तो सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोग उनसे मैच करते हैं। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिजिडिटी। मतलब मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली चेंज ना कर पाना। इंडिया में भी ये चीज़ नॉर्मली है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं इंडिया में, अब सुनना ध्यान से, इंडिया में जो मेजॉरिटी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब ज़्यादातर जो बातें लिखी हुई हैं उनको अगर चेंज करना है, उनमें कोई बदलाव लाना है, तो स्टेट्स का से कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने आप पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। यूएस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस है स्टेट्स की। सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वाजी फेडरल। इवन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 2 और 3 जो होता है, जो कि मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊँगा, उसमें अगर नई एरिया बाउंड्री ऑफ स्टेट चेंज करना है, मतलब केरल से केरलम करना है, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। ठीक है, केंद्र जब चाहे किसी भी स्टेट का नाम, एरिया बाउंड्री चेंज कर सकती है, स्टेट उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रियल में क्वाजी फेडरल। लिखित में दिखता है जो बाहर से, दैट इज़ रिजिड। अनदर फीचर इज़ डुअल गवर्नमेंट। नो डाउट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डुअल गवर्नमेंट का प्रावधान है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल गवर्नमेंट भी है।
लेकिन उसको प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत डिसमिस किया जा सकता है। तो फिर वही कि मतलब कैसे ये क्वाजी फेडरल हो गया है, तो फिर बेसिकली फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इस मुद्दे पर तो ठीक बात है कि हाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर तो बराबर की बात बैठती है फेडरल इस एस्पेक्ट में। फिर जो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नो डाउट इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यूएस की तरह ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया की, लेकिन यूएस की इंटीग्रेटेड नहीं है। यूएस में क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ट्रम्प वाली सरकार, केंद्र सरकार, उसका कोर्ट्स का सिस्टम अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। स्टेट्स जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनकी जुडिशरी अपनी अलग सिस्टम से काम करती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी उनकी स्टेट्स की, सेंटर की अपनी अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब जो केंद्र सरकार की जो एक जुडिशरी का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वो मुंसिफ का कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट, सब सारे कोर्ट्स इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम है। पूरे देश में एक संविधान है, एक ही सिस्टम है जुडिशरी का। ऐसा नहीं कि स्टेट्स की अपनी अलग जुडिशरी है, मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट होगा, केरल का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, हाई कोर्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। पूरे देश के लिए पूरा एक ही सिस्टम है, दैट इज द डिफरेंस। ये तो चीज़ ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, उनमें क्या स्टेट का कोई से होता है? नहीं होता। यूएस में क्या है कि उनके जो अपने हाई कोर्ट्स हैं, उनका जो स्टेट के अपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, जो भी उनके सर्किट कोर्ट जैसा भी होता है सिस्टम, वो लोग स्टेट वाले ही उसको अपॉइंट करते हैं। फेडरल कोर्ट में केंद्र सरकार आ जाती है, लेकिन इंडिया में क्या है कि सिर्फ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है जजेस को, चाहे वो स्टेट हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका ये सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस एस्पेक्ट में हम देखें तो सेंटर का कंट्रोल ज़्यादा है अपॉइंटमेंट में, किसका? जजेस का। रिमूवल में भी सेंटर का ही रोल है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश चाहे किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, नो दे कैन नॉट डू दैट। तो इस वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वाजी फेडरल है। इन सभी फीचर्स की वजह से अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। ये तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब एक लास्ट टॉपिक बताइए इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है, देखो बेसिकली अगर मैं एक शब्द, दो शब्दों में बताऊं आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, मर्यादित सरकार। मतलब सरकार पे कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। अब देखिए अगेन एआई जनरेटेड इमेज, ये एक चेन दिख रही होगी आपको, इस चेन से सभी लोग मैंने बांध दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द करंट चीफ जस्टिस, इनकी सही से इमेज बना नहीं पाई है इन्हें, एनीवेज। और वो बंधे हैं, उसमें एक ताला पड़ा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। उस ताले के पास, उस ताले में जो चाबी लगेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है, हम भारत के लोगों के पास है। अब ये सब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि सरकार मर्यादित है, सरकार लिमिटेड है। सरकार से मतलब सिर्फ, फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ पार्टी की सरकार मत समझना। सरकार यहाँ पर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब, ये सभी लोग मर्यादित हैं, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस कहाँ पर हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मर्यादाएं लिखी हुई हैं केंद्र सरकार की, कि आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट नहीं दे सकता कि लोकतंत्र कल से खत्म, वोटिंग राइट्स हमारे तुम्हारे खत्म, नहीं हो सकता ये। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हुआ लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब। इसमें मैं एक कॉन्टेक्स्ट और ऐड कर देता हूँ छोटा सा, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में काम आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। अब इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। देखिए, कुछ थिंकर्स हुए हैं इंग्लैंड में और यूरोप में, जिनका नाम था हॉब्स, लॉक, रूसो। आपको याद नहीं रखना है। अब इन हॉब्स, लॉक, रूसो ने ये सोचना शुरू किया कि जो मानव समाज है आज, वो उसके पास स्टेट है, उसके पास जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर हम जाएँ तो कैसा होता होगा? जब मतलब कि जंगल में लोग रहा करते थे एकदम, और पुराना चले जाओ एकदम, मतलब कि स्टोन एज, उससे भी पहले चले जाओ, तो कैसे इंसान रहता था? पेड़ के पत्ते बांध के जो है वो ज़मीन के अंदर सो जाता था, पेड़ के पत्ते के नीचे सो जाएगा। उस समय क्या सिस्टम था? क्या लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव था? नहीं। उस समय की जो कंडीशन, उस समय को क्या बोलते हैं? उस समय को इन लोगों ने बोला स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। इसमें क्या है कि एक पेड़ के नीचे एकदम बेहतरीन इंसान रह रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक इंसान है, जो वहाँ पर लाइफ है वो नास्टी, ब्रिटिश, शॉर्ट है। कोई भरोसा नहीं है कब मर जाएगा, कौन किसको मार देगा, कोई कानून, नियम, कायदा कुछ है ही नहीं। सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, सब जज हैं, मैं ही कानून, मैं ही वकील, मैं ही दलील, जो भी होता है सब एक ही व्यक्ति है। सब, हर इंसान है, मतलब कि अपने आप में कोर्ट है, हर इंसान पार्लियामेंट है अपने आप में, क्योंकि कोई सिस्टम है ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आया। अब वो कैसे बाहर आया वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो फिर जानना पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए ज़रूरी है।
उस स्थिति से इंसान जो है वो बाहर आता है, बाहर आता है, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ध्यान देना, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से इनका जो पन्ना, मतलब पन्ना तो नहीं होगा, मतलब उन्होंने आपस में सहमति बनाई लोगों ने कि भाई ये जो स्थिति है स्टेट ऑफ नेचर वाली, इसमें तो काफ़ी दिक्कतें हैं, कभी भी कोई किसी को मार देता है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई जो है सिस्टम सब गड़बड़ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लोगों ने, समझ आई लोगों के अंदर, और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी बातें कि इस तरीके से काम चलेगा अपना देश, जो है वो लेजिस्लेचर थोड़ा सा मतलब रूडिमेंट्री फॉर्म में, अभी की जो बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म है, मतलब कि कोई राजा उन्होंने अपना चुन लिया, किसी को पंच सरपंच बना दिया कि धीरे धीरे आप फैसला दीजिए समाज की जो मॉरलिटी है उसके हिसाब से। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसी में ही इन थिंकर्स का कहना है, हॉब्स लॉक रूसो का, कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने कुछ मर्यादाएं भी रखी होंगी नेचुरल राइट्स के बेसिस पे, प्राकृतिक राइट्स, मतलब कि जो आप नेचुरली जो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग ह्यूमन, आपके कुछ अधिकार होते हैं। इसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में इन लोगों ने जो इस स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इन्होंने कुछ अपने अधिकार लिए होंगे, सारे राइट्स सरेंडर थोड़ी ना कर दिए होंगे कि जज के लिए सारे अधिकार हैं, जो चाहे फैसला दे दे, वहाँ का जो राजा होगा वो कुछ भी कर दे, ऐसा थोड़ी ना किया होगा। इन लोगों ने कुछ अपने लिए भी तो राइट्स रखे होंगे। वो राइट्स अलग अलग थिंकर्स अलग अलग बताते हैं। इन जनरल आप इतना समझ लीजिए, इन्होंने ऐसा कहा लोगों ने कि हमारे लिए जो हमारी लाइफ है, हमारी जो आज़ादी यानी कि लिबर्टी है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, इसको राजा जी आप हार्म या फिर नुकसान मत पहुंचाना, बाकी सारे काम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हो आप कर सकते हैं। इन ये चीज़ें क्या हैं? यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यही है मर्यादाएं, यही राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, यही लिमिट कर रही है किसको? इस राजा को, इस लेजिस्लेचर को, इस एग्जीक्यूटिव को, इस जुडिशरी को। किस में? थ्योरी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि मर्यादित सरकार का मतलब क्या है। अब ये सब सिस्टम पूरा कैसे इन्फोर्स होता है आज की मॉडर्न फॉर्म में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट विल डिस्कस, आफ्टर दैट वी कैन लीव। ओके, तो जो रूल ऑफ लॉ होता है वो होता है एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, मतलब कि जो कानून होगा उसका नियम चलेगा, किसी व्यक्ति की ज़बान से जो निकले हुए शब्द हैं वो शासन नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं होगा कि किम जोंग उन ने जो भी बोल दिया वो कानून होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा हुआ है, जो सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, दैट शैल बी ओनली लॉ। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट, एंड ऑल्सो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, तो अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा। जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस हैं, पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, उसको वो रिव्यू कर सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है या नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, मतलब सरकार मर्यादित होगी। फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, फॉर एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ये सरकार को मर्यादित कौन करेगा? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो सरकार को मर्यादित कौन करेगा? सरकार को कौन याद दिलाएगा कि आपने जो कानून बनाया है वो गलत कानून है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड डेमोक्रेसी में, लिमिटेड गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में। फंडामेंटल राइट्स होना ये बहुत ही बड़ा एक एक बेस्ट फीचर मैं मानूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट का। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सरकार की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट, लिमिट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल नंबर 21, तो सरकार आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकती। नो डाउट उनके पास ड्यूटीज़ हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, बट वो आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। अंधाधुंध रात दिन जब मन हो घुस जाए आपके घर में, छानबीन करने लगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। आपको आर्बिट्रेरी अरेस्ट कर लें आप, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मर्यादाएं हैं किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। सरकार मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सभी के ऊपर। इसी तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा, मतलब एक सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं आगे भी आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा, मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने कोई गलत फैसला दिया, जज का कोई गलत व्यवहार है, जैसे कि जस्टिस वर्मा का भी रिसेंटली केस हुआ था, उनके घर पे एलिज्ड है कि 200 या जितना भी करोड़ पैसा पाया गया था, उसके बाद उन पर करप्शन के आरोप लगे, तो फाइनली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स की गई, पार्लियामेंट में उनको इम्पीच करने के लिए मोशन लाया विपक्ष ने, सरकार भी लेकर के आई, सरकार लाना चाहती थी, फाइनली उन्होंने ओवरऑल रिजाइन कर दिया। एक तरीके से चेक हुआ उनके ऊपर, चेक हुआ कि आप गलत करोगे तो पकड़े जाओगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई
राष्ट्रपति है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसके बेसिस पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको भी चेक करेगा कौन? पार्लियामेंट करेगी। कैसे? उनको इम्पीच कर देगी। अच्छा, इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का हो सकता है और किसी का भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। एनीवेज, फिर आप आ जाइए, कौन बचा? जुडिशरी हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट ले लीजिए। पार्लियामेंट में कोई अगर ऐसा कानून बना देती है जो कि गलत है, संविधान की स्पिरिट में नहीं है, तो उसको कौन सही करेगा, ठीक करेगा? उसका दिमाग, वो कोर्ट करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब एक दूसरे को चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे, पावर्स को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को चेक करेंगे। ये फिर पॉपुलर सॉवरेनिटी होगी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप समझते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होगी, मतलब इलेक्शंस होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा और सभी को इक्वल प्लेन दी जाएगी, सभी अपने हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब कि लोग संप्रभु होंगे, द पीपल शैल बी द फाइनल अथॉरिटी विच इज ऑल्सो रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संप्रभु कौन है? सॉवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को ऑथर करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। और ये सब चीज़ें मिल करके, अब देखिए ना कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, ये फोटो मैंने बनाई है, ये सब लोग संप्रभु हैं, फाइनल अथॉरिटी इनके पास है, इनके पास चाबी है इस ताले की। कौन सा ताला? जो इनको बांध रहा है। ये मतलब हुआ पॉपुलर सॉवरेनिटी का। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।